हाय एवरीवन। सर कैसे हो सब लोग। आज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर आर्क को रिलेट करना सीखेंगे ना, और उसके अलावा अपन इरोडो और पाथफाइंडर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इलस्ट्रेशंस भी हम करेंगे जिसमें इनके यूजेस होते हैं। तो यार, चीज़ें तुम्हें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, जहाँ पे तुम्हें क्लासेस के नोट्स वगैरह सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, कोई क्वायरी हो तो 7696836922 व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। और अपना 24/7 जो डाउट्स चलते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वो जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे तुम अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। बाकी मैं भी लाइव ऑडियो डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ में डेली यहाँ पे, है ना। और अपनी टाइमिंग अपडेट कर देता हूँ जब भी मैं सेशन लेता हूँ। तो डेली लगभग डेली सेशन लेता हूँ, तो उसमें बच्चे डायरेक्ट मुझसे डिस्कस करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। और सब कुछ कम्प्लीटली फ्री है, तो तुम अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार आज अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एज एन आर्क। ध्यान सुनो, देखो हम एक सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानते हैं कि ये अगर सर्कुलर आर्क है और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, और इसके सेंटर पे आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर ये सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड करता है, तो इसके सेंटर पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखना चाहें तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे निकल के आएगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना चाहें तो E इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन में R साइन θ/2 यही होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर ये कंप्लीट एंगल थीटा होता है, तो ये θ/2 एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होती है। और सेम अगर मैं एक लीनियर चार्ज की वजह से लिखना चाहूँ, ठीक है, सेम अगर मैं लीनियर चार्ज की वजह से लिखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक वायर है लैम्डा का, लैम्डा कूलम पर मीटर का, और यहाँ से अगर मैं कोई एक पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो इस पॉइंट की R है, इस R डिस्टेंस पे यहाँ से एंगल्स जो बन रहे होंगे वो θ1 और θ2 है। तो वो θ1 और θ2 के फॉर्मेट में यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकता हूँ मैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना मैं जानता हूँ कि अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, इसको एक तरफ खिसका के लिख सकता हूँ। हाँ, पैरेलल कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बनेगा वो K लैम्डा अपॉन में R साइन θ1 माइनस सॉरी प्लस साइन θ2 ये बनता है। और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, अगर ऊपर वाला एंगल बड़ा है तो नीचे की तरफ पैरेलल कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, तो ये अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, तब की बात है। इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पैरेलल कंपोनेंट जो बनेगा वो बनता है K लैम्डा अपॉन में R कोस θ2 माइनस कोस θ1, कोस θ2 माइनस कोस θ1। हम ऊपर वाले एंगल को बड़ा मान रहे हैं तो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये कोस θ2 माइनस कोस θ1। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले ये दोनों के दोनों पढ़ रखे हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना सीखेंगे कि क्या ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं है। क्योंकि देखो वही बन रहा है K लैम्डा बाई R, तो K लैम्डा बाई R जैसा फॉर्मेट यहाँ भी बन रहा है, और साइन का फंक्शन यहाँ भी बन रहा है, साइन कोस का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ भी बन रहा है। तो अगर इन दोनों को रिलेट करना चाहूँ तो पहले मैं देखूंगा कि देखो ये जो दोनों कंपोनेंट है ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, इन दोनों की वजह से आने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे कितना होगा। पहले मैं दोनों कंपोनेंट अगर देख लूंगा और दोनों कंपोनेंट से आने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं चेक करूंगा, तो मान लो ये पैरेललोग्राम बना। इस पैरेललोग्राम में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, इन दोनों का पैर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर अगर मैं पूछूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है, उसको लिखूंगा तो देखो ई पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई नेट को ई बोल देता हूँ मैं। ठीक है, वो बन जाएगा ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भाई दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की वजह से आने वाला नेट रिजल्टेंट दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा इनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम वाला।
तो स्क्वायर रूट ऑफ पैरेलल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बनेगा। अब हमें इसको सोल्व करना है आगे, और इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, और उसको हम एनालाइज करेंगे क्या वो इस फॉर्मूले से कैसे ना कैसे रिलेट हो सकता है क्या। कैलकुलेट करते हैं। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ई पैरेलल लिखेंगे तो वही दोनों फॉर्मूले लिख के उनको स्क्वायर कर लेंगे। ई पैरेलल के लिए के लैम्डा अपॉन में आर इसका स्क्वायर इंटू अंदर यही है कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस के लैम्डा अपॉन में आर का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू का होल स्क्वायर। और कंप्लीट जो एंगल ये बनेगा, ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा यहाँ पे जो मैं लिख सकता हूँ, ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा थीटा, उसको मैं थीटा वन प्लस थीटा टू लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसमें के लैम्डा अपॉन में आर का होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, और वो रूट से भी बाहर आएगा, तो बाहर सिर्फ के लैम्डा अपॉन में आर बच जाएगा। और इनको सब अब मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, तो कोस यहाँ से ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, सिर्फ यहाँ पे ये बचा है, यहाँ पे सिर्फ ये बचा है, इनको स्क्वायर करते हैं, तो ये बन जाएगा कोस थीटा टू का स्क्वायर प्लस साइन कोस थीटा वन का स्क्वायर माइनस टू कोस थीटा वन कोस थीटा टू। यहाँ पे बन जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी बनेगा इसका, साइन थीटा वन का स्क्वायर प्लस साइन थीटा टू का स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ये एक्सप्रेशन बन रहा है इसको स्क्वायर करने के बाद में। अब यहाँ से देखो कि ये कोस स्क्वायर थीटा टू और साइन स्क्वायर थीटा टू ये एक साथ मिल जाएंगे, वन बन जाएंगे। साथ में ये कोस स्क्वायर थीटा वन, कोस स्क्वायर थीटा वन और साइन स्क्वायर थीटा वन, ये मिलकर के भी क्या बन जाएंगे, वन बन जाएंगे। तो यहाँ पे वन प्लस वन टू बन जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर रूट के अंदर एक वन साइन स्क्वायर साइन थीटा वन का स्क्वायर कोस थीटा वन का स्क्वायर, दूसरा थीटा टू वाले से, तो वन प्लस वन तो ये बन जाएंगे, प्लस में ये टू, और टू कॉमन लेने के बाद में ये साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू कॉमन ले लिया, माइनस कोस थीटा वन कोस थीटा टू, ये बन रहा है। या फिर ऐसा कर लो, इसको माइनस के साथ कॉमन ले लो, क्योंकि ये कोस का एक्सप्रेशन बनता है, कोस थीटा वन कोस ए प्लस बी कोस बी माइनस साइन ए साइन बी जैसा बनता है। तो इन दोनों में से ये जो दोनों बचे, इन दोनों में से माइनस टू कॉमन ले लो, तो बाहर ये प्लस टू की जगह माइनस टू लिख लो, और ये बन जाएगा फिर कोस थीटा वन कोस थीटा टू तो अपने पॉजिटिव, और माइनस का साइन थीटा वन साइन थीटा टू, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इनको ध्यान से सुनो। अब ये बन जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर, और वन प्लस वन टू बन जाएगा, और ये बन जाएगा टू माइनस टू, और इसको लिख देंगे कोस ए माइनस कोस बी का होता है, कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, समझ में आ गई बात, कोस ए कोस बी माइनस ये साइन ए साइन बी। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये इसको कोस कोस थीटा वन, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है माइनस टू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, समझ में आ रही बात, कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, सॉरी ये प्लस का बनता है, कोस ए प्लस बी जो होता है वो फॉर्मूला हमने यूज में लिया, कोस ए प्लस बी जो बनता है वो इक्वल बनता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके कोस में जब प्लस आता है ए प्लस बी में, तब यहाँ पे माइनस बनता है, तो यहाँ पे अगर ये माइनस है मतलब ये प्लस होगा कोस के अंदर, तो कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा टू ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब ध्यान से सुनो, इसको अगर मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आ सकता है। यहाँ पे देखो के लैम्डा अपॉन में आर तो है ही, स्क्वायर रूट के अंदर ही टू को तो कॉमन ले लो, और ये बन जाएगा वन माइनस कोस थीटा वन प्लस थीटा टू, वन माइनस कोस थीटा जैसा बन रहा है। इसको टू थीटा में या थीटा बाई टू में कन्वर्ट किया जा सकता है कि जो कोस टू थीटा होता है वो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। इसको वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये जो कोस टू थीटा यहाँ पे बना है, या फिर मैं इसको लिखूँ कोस थीटा वन प्लस थीटा टू, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ,
और इस तरीके से लिखने का पर्पज़ ये है कि जब मैं माइनस में यहाँ पे लिखूंगा तो देखो इस 1 से ये वाला 1 कट सकता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और साथ में स्क्वायर भी आएगा तो स्क्वायर का रूट भी इसको और सिंप्लीफाई कर सकता, स्क्वायर से रूट कट के भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसको मैं साइन के टर्म में लिख लेता हूँ, तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 का हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा और ये हमें यहाँ पे रखना है, ये हमें यहाँ पे रख देना है, इसकी जगह यहाँ पे ये रख देना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो k लैम्डा अपॉन में r स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस, तो ये वाली वैल्यू रखूंगा तो देखो -1 ये मल्टीप्लाई करो -1 और माइनस इस -2 से मल्टीप्लाई करो +2 बन जाएगा, तो -1 + 2 साइन स्क्वायर θ1 प्लस θ2 अपॉन में 2, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और ये बन जाएगा k लैम्डा अपॉन में r स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, और अंदर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ1 प्लस θ2 अपॉन में 2। और ये 2 और 2 का देखो 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से रूट दोनों कट जाएंगे और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो 2 बाहर आ जाएगा, 2 k लैम्डा अपॉन में r साइन θ1 प्लस θ2 अपॉन में 2। और θ1 प्लस θ2 का टोटल एंगल था तो इसको 2 k लैम्डा अपॉन में r साइन θ/2 लिखा जा सकता है। ये एक्सप्रेशन वैसा ही निकल के आ गया एज इट इज जैसा कि एक सर्कुलर आर्क की वजह से होता है। अगर मैं टोटल एंगल θ1 प्लस θ2 को थीटा मान लेता हूँ, ये अगर एंगल थीटा है, तो इससे आने वाले ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है, किस डायरेक्शन की तो बात अलग है, लेकिन ये टोटल अगर एंगल थीटा है तो जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो सेम बन रहा है 2 के लैम्डा अपॉन में r साइन θ/2 वाला। लेकिन r क्या है, r है इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि मैं अगर इस रेडियस r का अगर एक सर्कुलर आर्क भी बना लेता, उसकी वजह से आने वाली फील्ड भी इस पॉइंट पे वैसे ही होती जैसी इस स्ट्रेट वायर की है। तो ये जो दोनों बाउंड्रीज हैं, इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में मैं इस आर रेडियस का एक सर्कुलर आर्क बना देता तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती इसके सेंटर पे, इस पॉइंट पे, इस सर्कुलर आर्क का सेंटर और इस वायर का जो ये पॉइंट है। तो इन दोनों पे, इन दोनों की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम निकल के आ रही है तो मैं इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकता हूँ। इसको अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो ऐसा समझ सकते हो कि मैं इस तरीके से बना सकता हूँ इनको। डायरेक्शन निकालने के लिए देखो मैं थोड़ा इजी बना दूंगा इसको। डायरेक्शन निकालना और किस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी और कितनी होगी, ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी इससे। अदरवाइज तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम्हें बहुत से जुगाड़ निकालने पड़ते हैं। पहले पैरेलल निकालना पड़ता, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ता और फिर उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता, फिर एंगल पूछा होता तो वो निकालना पड़ता। बट अगर तुम्हें ये रिलेशन समझ में आता है, ये कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ी समझ में आई हो और इसको अगर अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये आगे क्या बनेगा, ये सर्कुलर आर्क समझ लो एक, ये सर्कुलर आर्क समझ लो एक, इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इस सर्कुलर आर्क का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ऐसे समझ लो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये सर्कुलर आर्क है, इसको ढंग से एक्सप्लेन वो कर दें। ठीक है, ठीक है, ये सर्कुलर आर्क है। और इस सर्कुलर आर्क में अगर ध्यान से देखोगे ना तो सर्कुलर आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो एंगल बाइसेक्टर पे आती है। तो एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा वो एंगल बाइसेक्टर θ1 प्लस θ2 का आधा बनेगा। ये टोटल θ1 प्लस θ2, और जहाँ पे हमें दिख रहा है θ1 को बड़ा मान रखा है तो एंगल बाइसेक्टर कुछ यहाँ पे आएगा बीच में, तो वो एंगल बाइसेक्टर इस तरफ आएगा। समझ में आएगी बात। और इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो आएगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या आएगी, इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो आएगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी, ये ई नेट होगा। समझ में आ रही बात। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में ई पैरेलल और एक होगा, सॉरी ये तो होगा ई परपेंडिकुलर और ये होगा ई पैरेलल। समझ में आ रही बात। और यहाँ से मैं दिख भी रहा है कि देखो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फॉर्मूला से भी दिख रहा है। फॉर्मूला में परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट में दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, साइन θ1 और साइन θ2, तो वो बड़ा कंपोनेंट होता है। और पैरेलल वाला कंपोनेंट छोटा होता है क्योंकि उसमें दोनों कोस थीटा माइनस होते हैं।
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बड़ा होगा तो नेट फील्ड इस तरफ आएगी, यानी कि इसकी तरफ इंक्लाइंड ऐसे होनी चाहिए थी। ये तो बस हमने बस जस्ट डायग्राम बनाया था, नेट डायग्राम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एडिशन का, अगर ऐसे होंगे तो ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें आसानी से दिख पा रहा है कि ये बड़ा होगा। और अब इसको रिवर्स प्रोसेस भी किया जा सकता है। अगर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, पूछा जाए एक्स कंपोनेंट, तो अगर ये एंगल पता हो तो हम इसका इधर कंपोनेंट और इसका इधर कंपोनेंट निकाल सकते हैं आसानी से, और इससे भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो अगर मैं सेम चीज ऐसे आर्क लेकर के करता, तो इस आर्क की भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी ये भी लैम्डा कूलम पर मीटर होता, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आती। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सर्कुलर आर्क लिख दिया तो के लैम्डा अपॉन में आर, 2 के लैम्डा अपॉन में आर, और ये कितना बन जाएगा, साइन θ1 प्लस θ2/2, यानी टोटल θ/2। और यहाँ से देखो कि ये टोटल एंगल जो है ये θ1 प्लस θ2 है, और ये उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा ये, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर्क, टोटल एंगल का एंगल बाइसेक्टर है आर्क का। इसमें टोटल एंगल θ1 प्लस θ2 था, तो ये आधा एंगल जो बनेगा बेटा ध्यान से देखोगे तो θ1 प्लस θ2/2 बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, θ1 प्लस θ2/2। तो अगर किसी से पूछा जाए कि ये एंगल अल्फा कितना होगा, तो मैं ये एंगल अल्फा यही होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, हॉरिजॉन्टल ये स्ट्रेट लाइन से इस एंगल बाइसेक्टर का एंगल, इधर जो अल्फा होगा वही अल्फा होगा। ये अल्फा कैलकुलेट किया जा सकता है। अल्फा कैलकुलेट करने का पर्पज ये है कि अगर मैं अल्फा पता होगा तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला लगा करके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा क्या बनेगा, देखो इस तरफ ये टोटल एंगल θ1 था, θ1 में से अगर मैं θ1 प्लस θ2/2 माइनस कर दूं तो अल्फा निकल के आ जाएगा। अल्फा निकल के आ जाएगा, θ1 में से माइनस कर दो θ1 प्लस θ2/2, तो ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद θ1 माइनस θ2/2, ये अल्फा बन जाएगा। हमने θ1 को बड़ा एंगल मान रखा है, क्या मान रखा है, θ1 को बड़ा एंगल मान रखा है, और θ2 अगर बड़ा हुआ तो θ2 की तरफ से फिर वो एंगल निकल के आ जाएगा, फिर वो इधर से एंगल बनेगा, इसलिए 1 माइनस में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये θ1 माइनस θ2/2 ये अपना अल्फा एंगल आ गया। अब ई पैरेलल अगर तुम्हें यहाँ से लिखना है, अगर तुमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लिखी है, तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर तुम्हें फोर ई पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो ई पैरेलल होगा, ई पैरेलल या फिर बोलो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो ई नेट का कोस अल्फा कंपोनेंट होगा, और ई पैरेलल जो होगा वो ई नेट का साइन अल्फा कंपोनेंट होगा। अब इससे कैलकुलेट करूंगा वापस से एक्सपेंड करके, या फिर मैं इसको ई नेट की वैल्यू यहाँ रख करके कोस अल्फा या साइन अल्फा से मल्टीप्लाई वापस से एक्सपेंड करूंगा, तो यही फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए थे। ठीक है, तो वो रिवर्स प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हीं से तो वो निकाल के लाए हैं, तो रिवर्स प्रोसेस तो सेम ही होगी ना, तो वो वहाँ पे तो पहुँच ही जाएंगे। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगी इसमें, और इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। तो ध्यान से देख लो। अब इसको अगर मैं रिलेट करना हो, किसी भी एंगल के रिलेट कर सकता हूँ। अगर किसी भी एंगल के रिलेट कर सकता हूँ तो तुम बोलोगे कि सर ऐसा ऐसा कोई सिनेरियो है जिसके अंदर हम इसको इनफाइनाइट वायर से रिलेट कर पाए। अगर मैं इनफाइनाइट वायर लूंगा तो फिर सर्कुलर आर्क कैसा बनेगा, देखो ध्यान से सुनो। फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ का जो लीनियर चार्ज वायर होगा उसके लिए अगर देखेंगे तो ये मान लो कि ये इनफाइनाइट लेंथ का ऐसे वायर है, ऐसे इन्फिनिटी है ऊपर की तरफ, नीचे भी ये इन्फिनिटी तक है, और ये लैम्डा कूलम पर मीटर का ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से परपेंडिकुलर सामने एक पॉइंट पी है, इस पी पे अगर मुझे, इस आर पे अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसकी वजह से, तो मैं दोनों एंड को ज्वाइन करूंगा। सबसे पहले तो दोनों एंड को ज्वाइन करूंगा, तब जा करके जो आर्क बनेगा उसको आर्क लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ज्वाइन करने के लिए पैरेलल लाइन भेजनी पड़ेगी, नीचे ज्वाइन करने के लिए पैरेलल लाइन भेजनी पड़ेगी। तो इस पी पॉइंट से इस वायर के पैरेलल लाइन भेजनी पड़ेगी, वो जा करके ज्वाइन होगी उससे इनफाइनाइट पे। तो दोनों तरफ इनफाइनाइट पे भेजूंगा, यानी कि दोनों तरफ ये 90 डिग्री बन रहे हैं, θ1 θ2। यहाँ पे θ1 और θ2 दोनों ही 90 डिग्री बन रहे हैं, तो जो टोटल थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। समझ में आएगी बात। 180 डिग्री क्या होता है, सेमी सर्कल। अगर मैं आर्क लिखूंगा तो 180 डिग्री सेमी सर्कल का बनेगा, ये सेमी सर्कल का 180, 90 प्लस 90 180, यानी कि एक इस रेडियस आर का एक सेमी सर्कल बन जाएगा, इस रेडियस आर का एक सेमी सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ।
इसको ऐसे ले, ठीक है। हाँ, ये एक सेमी सर्कल बन गया। इस सेमी सर्कल में अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर का पॉइंट है। अगर सेमी सर्कल होता वही लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का, तो दोनों से जो फील्ड आनी थी वो सेम ही आनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, ई ड्यू टू वायर और ई ड्यू टू सेमी सर्कल, दोनों ही बराबर होंगी। वो कितनी होती है सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे 2k λ/r, और इसकी वजह से भी 2k λ/r ही होती है। देखो दोनों फॉर्मूले इक्वल होते हैं और नेट फील्ड यही निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर से इनफाइनाइट वायर है तो ये बन जाएगा तुम्हारा सेमी सर्कुलर आर्क, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी 2k λ/r। और अगर यहीं पे अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ, अगर इसी जगह पे सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ, सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या बनेगा तुम खुद से ड्रॉ करो एक बार, और फिर मैं जो बताऊं उससे मैच करना। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे है मान लो, और ऊपर की तरफ इन्फिनिटी है, और इस पॉइंट के सामने, इस वाले वायर के इस पॉइंट के सामने यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसके लिए तुम क्या करोगे? तो देखो एक तरफ तो इनफाइनाइट है, उसको ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पैरेलल लाइन भेजनी पड़ेगी। यानी कि θ1 जो ऊपर की तरफ बनेगा वो θ1 तो है तुम्हारा 90 डिग्री, और नीचे की तरफ जो बनेगा θ2 वो 0 डिग्री है। यानी कि टोटल थीटा 90 डिग्री है। और 90 डिग्री किसका होता है? क्वार्टर सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का होता है। यानी कि जो आर्क बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्वार्टर सर्कल बन जाएगा। ये बन नहीं रहा है, ठीक है। ये क्वार्टर सर्कल ऐसे बन जाएगा, और इस क्वार्टर सर्कल की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है किधर की तरफ होती है? एंगल बाइसेक्टर के लो, क्योंकि सर्कुलर आर्क है। इसकी फील्ड देखूं मैं, या फिर इस लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले इस वायर की फील्ड देखूं, दोनों की सेम ही होगी, और एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगी। यानी कि एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री पे, क्योंकि 90 डिग्री है तो 45 डिग्री, 45 डिग्री। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? ई ड्यू टू वायर और ई ड्यू टू आर्क, दोनों होंगी k λ/r, 2k λ/r साइन 90 डिग्री बाई 2। यानी कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो 1/√2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो √2 बच जाएगा, √2 k λ/r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं निकाल के दिखाना चाहूँ तो मैं ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, तो ई पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों बराबर आते थे, तो यहाँ पे भी बराबर ही आएंगे। ई पैरेलल बन जाएगा ई का कोस 45 डिग्री, कोस 45 1/√2, तो √2 से √2 कट गया, k λ/r यही आता था। और ई पैरेलल भी वही आएगा, ई नेट का साइन 45 डिग्री कॉम्पोनेंट, और वही 1/√2 से 1/√2 कर गया k λ/r। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट बराबर आते थे k λ/r, और वो बराबर ही आ रहे हैं। इस तरीके से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इसके कंपोनेंट करके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लगा सकते हैं बिना वो लेंदी वाले फॉर्मूले लगाए हुए। खैर ये तो था इनका रिलेशन कि सेमी सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे रिलेटेड होता है। अब ये हमने कर लिए इसके बेस्ड क्वेश्चंस कि सर्कुलर आर्क से कैसे फील्ड आती है, स्ट्रेट वायर से कैसे फील्ड आती है, इनकी कॉम्बिनेशन से आने वाली फील्ड्स भी हमने क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। अब हम नई वैरायटी क्वेश्चंस करते हैं, हम बस यहाँ पे रिलेट करना चाह रहे थे इन दोनों को। नई वैरायटी क्वेश्चन करते हैं, पाथफाइंडर क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तुम इसको ट्राई करो। बहुत मतलब कि अगर तुम बेसिक से सोचोगे और फंडामेंटल चीज़ों को रिलेट करना सीखोगे तो ये क्वेश्चन तुमसे आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज तुम बिल्कुल कैलकुलेशन में उलझना चाहते हो, इंटीग्रेट करना चाहते हो, मैथमेटिक्स करना चाहते हो, तो फिर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? तो वीडियो पॉज करके एक बार तुम खुद से ट्राई करो कि तुम क्या इसमें अटेम्प्ट देना चाहते हो, या फिर तुम क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में जब तुम खुद अगर सोल्व करना स्टार्ट करते तो, क्योंकि वहीं से तुम्हें लर्निंग स्टार्ट होगी कि तुम कितना सोच पा रहे हो और यहाँ पे क्या करना था तुम्हें। ध्यान से सुनो, अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो इसमें गिवन क्या है कि एक थिन कंडक्टिंग रिंग है और वो रप्चर कर जाती है व्हेन इट गिवन चार्ज क्यू। अगर उसको मैं क्यू चार्ज दे दूँ, रिंग है उस पर अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो रिपल्सन की वजह से टूट जाती है रिंग, ठीक है। कंसिडर अनोदर थिन कंडक्टिंग रिंग रेडियस ऑफ विच इज n टाइम्स। एक दूसरी रिंग लिया, कंडक्टिंग रिंग ही वो है, उस पर भी n टाइम्स है चार्ज, उसकी रेडियस n टाइम्स कर दी, और टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि जो उसकी टूटने की जो स्ट्रेंथ थी, वो खींचने की स्ट्रेंथ वो k टाइम्स बढ़ा दी हमने, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिंग ली इस बार हमने।
फिर पूछ रहा है कि उस रिंग पे हम कितना चार्ज रख सकते हैं कि वो बिना रप्चर हुए रुकी हुई रहे। समझ में आ गई बात? कितना चार्ज रखें कि वो उस पे बिना रप्चर हुए, बिना टूटे, वो रिंग आसानी से उसको सहन कर सके। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं देखो रिंग की रेडियस बढ़ा दी, एन टाइम्स कर दी, तो अगर एन एक से बड़ा है तो बढ़ गई रिंग की रेडियस, बढ़ गई तो उस पर ज़्यादा चार्ज रख सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे चार्जेस चले जाएंगे तो वो रिपल्सन कम लगा पाएंगे, तो मैं ज़्यादा चार्ज रख सकता हूँ। साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी तो उसको और ज़्यादा चार्ज रखा जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ पे टूटेगा। तो अगर एन ग्रेटर देन 1 है और के जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और एन और के अगर एक से छोटे हैं तो फिर हमें चार्ज कम रखना पड़ेगा, कि रेडियस भी कम कर दी, वो पास आ गए तो रिपल्सन बढ़ गया, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी कम कर दी, तो और ज़्यादा कम हमें चार्ज रखना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक ना हो। लेकिन अगर जो भी वैल्यूज हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो एन और के फॉर्मेट में इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम बनाते हैं कि इनिशियली सिचुएशन क्या आती है, कि मान लो ये रेडियस आर की कोई रिंग है, ठीक है, आर रेडियस की रिंग है, इस पर कोई क्यू चार्ज हमने दे दिया। अब इसमें जो भी टेंशन आएगी, समझ में आई बात, इस क्यू चार्ज इस पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्यू चार्ज इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली अपने आप, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग है, इस पे चार्ज फ्लो कर जाएगा दूर दूर रहने के लिए, पूरा इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो इसमें टेंशन आएगी, हमें नहीं पता इसमें टेंशन कितनी आएगी, क्योंकि इसको टेंशन कैलकुलेट करना तो थोड़ा मुश्किल का काम है, और मुश्किल थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि हमें टेंशन इस वजह से नहीं करना कि भाई यहाँ पे जो चार्ज रखा उसकी वजह से एक्स्ट्रा कितना फोर्स आया। हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, एक क्वेश्चन, कि भाई रिंग पे चार्ज क्यू है, उसके सेंटर पे एक एक्स्ट्रा चार्ज रखा जाए तो टेंशन कितनी बढ़ जाएगी। वो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से ये, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन रिंग के चार्जेज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हो किसी एक पॉइंट पर पे, बाकी सभी की वजह से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस और एंगल सारे बदल रहे हैं, तो उनका वेक्टर एडिशन करना थोड़ा मुश्किल का काम है, टफ काम है। तो वैसे तो हम अगर कैलकुलेशन वाइज जाना चाहेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ निकालना कि कितनी टेंशन होगी, ये मुश्किल का काम है। बट हम प्रोपोर्शनलिटी तो देख सकते हैं कि टेंशन जो भी होगी, टेंशन जो होगी, टेंशन इन रिंग जो भी होगी वो एक फोर्स है, फोर्स, और इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ चार्जेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट के टाइम्स चार्ज का स्क्वायर Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 तो है नहीं, टोटल चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज Q है तो Q स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, चार्ज का स्क्वायर होगा, चार्ज की डायमेंशन 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी टेंशन होगी वो प्रोपोर्शन में होगी क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस आर है, आर का स्क्वायर। बाकी इसमें कोफिशिएंट्स आएंगे, हो सकता है 5/12 और 3 3 पाई/4 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, हमें नहीं पता, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इसमें जो टेंशन होगी वो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी, तभी डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। क्योंकि बाकी सारे तो होंगे जो वो कॉन्स्टेंट होंगे, उसमें तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, डायमेंशन होगी क्यू में और आर में, और इस के की डायमेंशन तो वो लग ही जाएगी, वो ये वाला के तो होगा ही होगा, उसके साथ में भी कोई कॉन्स्टेंट होगा जो कि यहाँ पे बने हुए होंगे। लेकिन टेंशन क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी। और अगर रिंग है, दूसरी रिंग भी लूंगा तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो तो सेम ही आएगा, क्यू और आर बदलेंगे तो क्यू और आर के साथ में टेंशन बदल जाएगी। समझ में आ गई क्या बात? अगर मैं रिंग लेता हूँ, उसके एक्सिस पे अगर फील्ड लिखता हूँ, तो फॉर्मूला तो के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 रहता है ना हर बार। वो कम रेडियस की लूँ, ज्यादा रेडियस की लूँ, ज्यादा चार्ज लूँ, कम चार्ज, उस पर थोड़ी डिपेंड करता है। यानी कि एक सेटअप जो है रिंग, रिंग की वजह से आने वाली फील्ड एक जैसी होगी, उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे भी जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो सेम ही आएंगे, अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर सेम रख रखा रिंग के लिए बार बार देखता रहूंगा तो। बस उस पर चार्ज और रेडियस बदलेंगी, वो हमें रख देनी, और नई नई रिंग्स का टेंशन का प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन तो हम निकाल ही सकते हैं। इस बार किया क्या है कि रिंग का रेडियस n टाइम्स कर दिया है। समझ में आ गई बात? रिंग का रेडियस n टाइम्स कर दिया है, टाइम्स कर दी, और चार्ज रिंग का रेडियस n टाइम्स कर दिया है ना, यही बोला है, रेडियस n टाइम्स एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ k टाइम्स कर दिया। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, पहले मान लो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो T नोट थी कुछ, या फिर T मान लो, T टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, और
पूरा रप्चर होने वाली कंडीशन पे ही है कि क्यू चार्ज दे देंगे तो जस्ट रप्चर होने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा टी टेंशन है इसके अंदर, और वो टी टेंशन क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्रोपोर्शन में होगा। फिलहाल हमने उसको एन टाइम्स तो रेडियस कर दी, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो कर दी हमने के टाइम्स टी, उसको के टाइम्स कर दिया। अब हमने मान लो कोई क्यू डैश चार्ज रख दिया, क्यू डैश चार्ज रख दिया, इस क्यू डैश चार्ज की वजह से जस्ट रप्चर होने वाली कंडीशन है। इसमें बोला कि कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं कि वो रप्चर ना हो। तो अगर वो रप्चर ना हो ऐसा हमें चार्ज पूछा गया तो हम क्या करेंगे कि हम ये सिचुएशन मान लेते हैं कि इसमें जो टेंशन आएगी इस समय, नई टेंशन, वो प्रोपोर्शन में होगी नए चार्ज के स्क्वायर अपॉन में नई रेडियस का स्क्वायर, क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर, उस पे भाई क्यू बाई आर का स्क्वायर, नया चार्ज नई रेडियस तो नया चार्ज नई रेडियस का स्क्वायर होगा। अगर ऐसा होना है तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो टी डैश होगा वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा क्यू डैश का तो स्क्वायर जो कि हमें निकालना है अपॉन में नीचे की तरफ लिख दूंगा मैं आर डैश का स्क्वायर, आर डैश यानी कि जो हमने कर दिया एन इंटू आर का स्क्वायर। लेकिन टी डैश जो है वो टी डैश खुद कितना है, के टाइम्स टी है। और प्रोपोर्शनैलिटी में अगर मैं दोनों को रेशियो लूंगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं सी मान भी लूँ इक्वल लिखने के लिए, कुछ सी आएगा, तो जब मैं रेशियो लूंगा तो वो सी तो कट ही जाएगा ना यार। अगर मैं रेशियो लूंगा तो वो सी तो कट ही जाएगा, और अगर वो सी कट ही जाना है तो हम उसको रेशियो में हटा सकते हैं। रेशियो में हम उसको इक्वेशन 1 अपॉन में इक्वेशन 2 कर देते हैं। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी अपॉन में के टी, टी अपॉन में के टी इक्वल टू, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएंगे, ऊपर तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और नीचे ही बन जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में एन इंटू आर का स्क्वायर। इस तरीके से देखूंगा तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा, इधर तो बच जाएगा 1 अपॉन में के, और उधर की तरफ बच जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू डैश का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो क्यू डैश का जो स्क्वायर है वो क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू के बन रहा है, यानी कि जो क्यू डैश है, नया जो चार्ज हम रख सकते हैं उसको रप्चर करने के लिए, वो क्यू इंटू एन इंटू के बन जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं एन इंटू क्यू इंटू के, इतना चार्ज रख सकते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू रप्चर। क्योंकि ये वाली जो रप्चर वाली कंडीशन थी यहाँ पे लगाई थी, तो सेम रप्चर वाली कंडीशन यहाँ पे लगाई, इतना चार्ज रखेंगे तो रप्चर कर जाएगा। तो इसमें पूछा कि भाई मैक्सिमम कितना चार्ज रख सकते हैं कि रप्चर ना करे, तो हमें इससे कम चार्ज रखना पड़ेगा। चार्ज रिक्वायर्ड टू रप्चर, ये है चार्ज रिक्वायर्ड टू रप्चर, चार्ज रिक्वायर्ड टू रप्चर। सो टू नॉट रप्चर, जो नॉट रप्चर के लिए जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी क्यू लेस देन क्यू डैश, यानी कि क्यू लेस देन एन क्यू रूट के, इतना चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो रप्चर नहीं करेगी, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि क्यू जो होना चाहिए वो लेस देन क्यू एन रूट के होना चाहिए। तो अगर इस तरीके के चार्जेज होंगे, अगर इतना चार्ज हम रखेंगे तो जो तुम्हारी रिंग है वो रप्चर नहीं करेगी। देखो क्वेश्चन अगर मैं कैलकुलेशन वाइज देखूंगा तो बहुत ही आसान था। कंसेप्ट तुम्हें सिर्फ इतना सोचना था कि जो टेंशन जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से आएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्रोपोर्शन में होता है, तो टेंशन यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगी। और बस उसी प्रोपोर्शनलिटी में, क्योंकि कर्वेचर सेम है, अगर इसी को मैं बोल देता कि इसी मटेरियल की मैं एक स्क्वायर बना दूं तब उसमें कितना चार्ज, तो नहीं कर सकता था। देखो ज्योमेट्री बदल गई तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बदल जाएगा, लेकिन अगर ज्योमेट्री सेम है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर्मूले सेम रहेंगे, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेशियो में कट जाएंगे। तो हमें सिर्फ क्यू बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इसका रेशियो देखना था वो कितना होगा, ठीक है, और सिंपली इसी से सोल्व करना था। खैर आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं पाथ फाइंडर का ही। ये तो मतलब कि ऐसा भी नहीं कि इसमें तुम्हें कोई लीनियर चार्ज वगैरह कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा। सिंपल पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हें बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है पॉइंट चार्जेस की वजह से। मैं तुम्हें फिर से रिकमेंड करूंगा कि वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, कि बनाने की कोशिश करो कि पॉइंट चार्ज कहाँ हो सकता है। जैसे जैसे हर एक ऑप्शन में फील्ड दे रखी है, तो उन फील्ड्स के लिए पॉइंट चार्ज कहाँ तो हो सकता है और कहाँ वो फील्ड कितनी दे सकता है, उसके हिसाब से तुम्हें देखना है। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये जो एरोज हैं, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है और इधर है,
बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी और इधर है, ये ऐसा गिवन है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। ये दे रखा है कि ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इतनी है, और ये बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इतनी है। यहाँ पे तुम कंफ्यूज ये मत होना कि देखो कि सी और डी तो नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये सिर्फ इस पॉइंट पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये वेक्टर है कि इतने लेंथ का वेक्टर बनेगा, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है और इस डायरेक्शन में है। ये यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। वेक्टर तो एक दूसरे को कट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो बता रहा है ना कि इस तरफ है और इतनी लेंथ की है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ इतना है, स्ट्रेंथ तो यहाँ पे इतना है, वो तो कंपेरिजन होता है उसमें स्ट्रेंथ में, तो एरो की लेंथ तो ये एरो की लेंथ दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का स्ट्रेंथ दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। अब इसमें बोला कि ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, एक बार सोल्व करना खुद से, और नहीं हो तो फिर इसको देखो, या फिर हो भी गया हो तो एक बार सॉल्यूशन देखो मैं जिस तरीके से अटेम्प्ट करता हूँ। ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एट 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं पॉइंट ए और बी पे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन विच फिगर और फिगर्स कैन द इलस्ट्रेटेड फील्ड बी क्रिएटेड बाय ए सिंगल पॉइंट चार्ज। इनमें से कौन सी फील्ड एक सिंगल पॉइंट चार्ज से बनाई जा सकती है? समझ में आएगा, यानी कि किस पॉइंट चार्ज, कौन सी पॉसिबिलिटी है कि जो पॉइंट चार्ज से फील्ड आ सकती है, ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है इनमें से? तो ध्यान से सुनो, इन चारों को अगर मैं अलग अलग ड्रॉ करना चाहूँ, इन चारों को मैं अलग से ड्रॉ करना चाहता हूँ, ऐसा समझ लो। सिर्फ मैं ये ऑप्शन रखना चाहता हूँ, तो इनको क्रॉप कर देते हैं, इस तरीके से रख लेते हैं, और इनको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं ताकि हम अलग अलग चारों जगह पे चीज़ें बना पाएँ। हम खुद ड्रॉ करेंगे तो समय लगेगा, हम इसी को यूज़ में ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस पे रेड चल जाएगा और ब्लैक चल जाएगा और ग्रीन भी चल जाएगा ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस ए पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, बी पॉइंट पे यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होंगी अगर, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी पॉइंट चार्ज से, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारी की सारी फील्ड लाइंस यहीं से गुजरती हैं, तो उन सभी लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएंगी, पर वो इंटरसेक्ट वहीं करेंगी जहाँ पे चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्जेस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं बोल सकते, वहाँ से ओरिजिनेट ही होती हैं, लेकिन हम इंटरसेक्शन पॉइंट जैसा दिखेगा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीम्स टू इंटरसेक्ट at the location of charge seems to electric field lines due to point charges, due to point charge, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो ऐसा लगता है कि उसी लोकेशन पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट चार्ज एक ही जगह से टर्मिनेट होती हैं, एक ही जगह से स्टार्ट होती हैं। अब ध्यान से सुनो, इन पे हमें ये देखना है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन सा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ से आई होगी। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँगा तो हमें दिख जाएगा साफ साफ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ से आई होगी, और इस पे पॉइंट पी पे बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो ये फील्ड लाइन कहीं यहाँ से चलती हुई आ रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ पे है, यानी जो चार्ज होने की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे है, यहाँ पे चार्ज हो सकता है Q, और ये प्लस Q चार्ज होगा क्योंकि यहाँ से अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है कि भाई इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट P पे इधर है, और यही पॉसिबिलिटी थी इसमें। अगर मैं बात भी सुनूं तो देखो ध्यान से, A और B में से अगर मैं दो जगह पे देखूं तो A पॉइंट नियर है, इसको डिस्टेंस ऑफ आर ए लिख दूं, इसको डिस्टेंस ऑफ आर ए लिख दूं, और डिस्टेंस आर बी लिख देता हूं, और ये डिस्टेंस ऑफ आर ए लिख दूंगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बी जो पॉइंट है वो डिस्टेंस कम है उसकी, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगी। जो पॉइंट पास में होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होनी चाहिए, ई एट बी बड़ी होनी चाहिए,
ई एट ए से। और यहाँ पे देखो वो पॉइंट पे एरो बड़ा बना रखा है एज कम्पेयर टू दिस। बड़ा एरो मतलब कि स्ट्रेंथ बड़ी है। एरोज में यही तो होता है, जितना बड़ा एरो मतलब उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन भी यही सही सही है। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे हुआ तो ये इसी चार्ज में डायरेक्शन में हो सकता है, और मैग्नीट्यूड भी इसी पॉइंट पे बड़ा होगा। ए और बी में से ये पॉइंट बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये पास का पॉइंट है तो यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगी। समझ में आ गई क्या बात? तो ए पॉसिबल है। अगर मैं बोलूंगा कि ए की बात करूं तो ए पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी वही है कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरफ जाएगी और ये वाली फील्ड लाइन इस तरफ जाएगी ऐसे। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्यों हो सकता है। बट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बी पॉइंट जो है वो ज्यादा पास है। तो आर बी लेस देन आर ए है, तो ई बी ग्रेटर देन ई ए होना चाहिए। बट यहाँ पे गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी है, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आई ये बात? इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो ज्यादा बड़ा बना रखा है, यहाँ पे ये बना रखा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्या? अब सी पॉइंट पे चलते हैं। सी में देखो इलेक्ट्रिक जो वेक्टर्स हैं वो वैसे ही क्रॉस कर रखे हैं। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पे होगा जहाँ पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे चार्ज होगा इसमें, लेकिन ये कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ रही है, चार्ज की तरफ, और ये वाली फील्ड भी इसकी तरफ आ रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, सीधी सी बात है। यानी कि ऐसी फील्ड लाइंस जो एक पास में आ रही हो एक दूसरे की तरफ, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो सकती हैं, और सॉरी नेगेटिव चार्जेस हो सकती हैं। और इसमें भी देखूं तो मैं सेम रीजन है कि बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। सिंस बी लेस देन आर ए, आर बी लेस देन आर ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, और ये गिवन भी यही है। गिवन भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ए ही है, तो ये पॉसिबल है। क्या है? ये पॉसिबल है, ये बन सकता है। क्यों? क्योंकि बी का जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बड़ा है, मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बड़ा है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम यहाँ पे भी भाई पापा एक दूसरे की तरफ आ रही है फील्ड लाइन से, इधर आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर आ रहा है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से आती हुई दिखेंगी, तो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। यहाँ पे सेम रीजन है कि ये वाला रीजन है, यहाँ पे गिवन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी से, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से ये वाली डिस्टेंस पास में है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा दूर है, तो बी पास में है, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए थी, इस वजह से ये नॉट पॉसिबल। समझ में आएगी बात? और हमेशा एक चार्ज से एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज से ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो रहा है तो ये नहीं हो सकता था, और ये हो रहा है नेगेटिव से तो ये नहीं हो सकता था। ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक चार्ज से एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बन भी नहीं सकते। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से ऐसा बन रहा है तो ऐसा नहीं बन सकता, पॉजिटिव से ऐसा बन रहा है तो ऐसा नहीं बन सकता। बाकी मैंने रीजन के साथ भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो सिर्फ इतना सा लॉजिक है इसके अंदर, हमें ये देखना है कि कौन सी फील्ड लाइंस पॉसिबल है, कहाँ पे ज़्यादा बनना चाहिए, कहाँ पे कम बनना चाहिए। तो पाथफाइंडर क्वेश्चंस को अगर तुम सही ढंग से टैकल करो, चीज़ों को अपनी अंडरस्टैंडिंग को काम में लेते हुए ना, दिमाग को काम में लेते हुए थोड़ा सा आराम से चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो ये आसानी से हो जाते हैं। ठीक है? और अच्छे भी क्वेश्चंस होते हैं। देखो हमने 2 क्वेश्चन करे, इनमें कैलकुलेशन का तो कुछ था ही नहीं, और क्वेश्चन कितने दिखने में कितने टफ थे दोनों के दोनों। ये तो और भी मतलब कि कैलकुलेशन, इसमें तो बच्चा फंसता ही कैलकुलेशन में है, जबकि कैलकुलेशन की पार्ट है ही नहीं इसके अंदर। इसमें फिर भी आइडिया लगा लेते हैं बच्चे, तो इसको कर पाते हैं। ठीक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड ए वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्म, इरोडो का क्वेश्चन है। Long uniform charged thread oriented on along the x-axis of the ring with one of its end coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is equal to q. The charge of the thread per unit length is equal to lambda. Find the interaction force of between ring and the thread. ऐसा हमने करा हुआ एक सवाल, हमने फोर्स मेथड से करा था कि हमने उस पर फोर्स निकाला था रिंग की वजह से वायर के ऊपर, और फिर उसकी वजह से हमने वो निकाला था कि भाई कितना फोर्स लगेगा इन पे। अब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से करेंगे, और थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले से पता है, तो Q इंटू ई के हिसाब से जल्दी से सोल्व हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है उसको एक बार खुद से ट्राई करो, बाकी मैं तुम्हें सिचुएशन समझाता हूँ कि यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है ना, एक से सर्कुलर रिंग है तुम्हारे पास में, उस रिंग में
हाँ, ये रिंग है ऐसे, और उसके एक्सिस पे एक लीनियर चार्ज वायर रखा हुआ है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस आर, वायर रिंग ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर की रिंग है, and a very long uniformly charged thread, very long uniformly charged thread oriented along the axis of the ring with one of its end coinciding with the center of the ring, सेंटर पे एक एंड इसका सेंटर पे और ये एक तरफ से इन्फिनिटी तक जा रही है। इस पे जो चार्ज है, रिंग के ऊपर जो चार्ज है तुम्हारा, रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो Q तुम्हें गिवन है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वायर के ऊपर ये गिवन है तुम्हें लैम्डा कूलम पर मीटर के हिसाब से। अब तुम्हें पूछा है कि इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही होंगी। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये रिंग इसको एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस पे, तो हर एक एलिमेंट को एक्सिस के अलोंग रिपेल करेगी, तो टोटल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, और ये वायर इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट हम बोलेंगे कि अपोजिट में ऐसे फोर्स लग रहा होगा, रिंग पे नेट फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। हमें एक ख्याल में ऐसा लगता है कि ये रिंग जो है, ये जो लाइन चार्ज है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो टोटल फोर्स तो ऐड होते होते इन्फिनिटी बन जाएगा। बट ये भी तो सुनो कि जब पास में इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं इनके पास वाले पॉइंट्स पे देखूंगा, तो यहाँ पे भी देखो फील्ड जीरो होती है, एक्सिस की फील्ड देखूंगा जीरो होती है, बढ़ती है, फिर कम होकर वापस से जीरो हो जाती है। तो एक फाइनाइट वैल्यू तक इंक्रीज होती है, पहले भी वो कम ही है, बाद में भी वो कम ही हो जाती है, और इनफाइनाइट दूर जाते जाते तो वैसे ही वो इनका इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इनफाइनाइट वाले पॉइंट्स पे तो वैसे ही फोर्स कम लगेगा, बस पास वाले पॉइंट्स पे ही लगेगा जैसे लगेगा, और वो एक इंट्रैक्शन फाइनाइट वैल्यू बन के निकल के आ सकती है। तो हमें वो कैलकुलेट करना है। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो दो तरीके हैं हमारे पास में, कि पहले मैं रिंग की वजह से वायर पे फोर्स निकाल लूं, या फिर वायर की वजह से रिंग पे फोर्स लगा लूं। दोनों तरीके सेम ही हैं, क्योंकि रिंग वायर पे जो फोर्स लगेगी और वायर रिंग पे जो फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट होंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं पहले तरीके से चल जाता हूं कि फोर्स ड्यू टू रिंग ऑन वायर, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ड्यू टू रिंग ऑन वायर, ऐसा लिखते हैं कि हम पहले लिख लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। एफ ड्यू टू रिंग ऑन वायर इक्वल टू एफ ड्यू टू वायर ऑन रिंग, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम ही होंगे। फोर्स ड्यू टू रिंग ऑन वायर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसी डायग्राम में ध्यान से देखो। इस रिंग की वजह से मैं किसी डिस्टेंस x पे जा करके, और यहाँ पे एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ना बदले, तो उस dx लेंथ में जो dq आएगा वो dq लैम्डा इंटू dx से लिखा जा सकता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स df लिखा जाएगा आराम से, df इक्वल टू ई इंटू डी क्यू इंटू ई। तो dq को तो लैम्डा इंटू dx लिखा जा सकता है, लैम्डा इंटू dx इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख देंगे किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख देंगे के क्यू, स्मॉल क्यू दे रखा है, और x डिस्टेंस पे x अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इस ये df आ गया, सॉरी de नहीं है, ये df है, और इस df को इंटीग्रेट कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा इंटीग्रेशन df, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू लैम्डा, जो कि बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि वो कांस्टेंट है, और बाकी जो वेरिएबल हैं वो अंदर रह जाएंगे, एक्स डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसमें x की वैल्यू टेन थीटा रिप्लेस करके किया जा सकता है, x की वैल्यू टेन थीटा कर देंगे, और यहाँ पे ये 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसको सोल्व कर लेंगे तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, और x की जो लिमिट होगी लेकिन वो 0 से और इन्फिनिटी तक लगेंगी। टू सोल्व यूज x इक्वल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूशन। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं, बाकी ये सवाल हमने पहले किया भी हुआ है, जिन्होंने पुराने लेक्चर्स अटेंड करे होंगे, हमने सिर्फ फोर्स के मेथड से इसको किया हुआ है, अभी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से फोर्स लिख रहे हैं, बाकी ये हमने किया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे हमने ये दोनों इंटीग्रेशन करे थे। ये तो एक मेथड है, बस ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा इसमें टफ बनता है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, और मेथड मैंने बता दिया, तुम उस तरीके से ट्राई कर सकते हो। लेकिन दूसरा मेथड जो है वो दूसरा मेथड 2 अगर मैं लिखूंगा, मेथड 2 हमारे पास है फोर्स ड्यू टू वायर ऑन रिंग। ठीक है ना, वायर की वजह से रिंग के ऊपर। अब ध्यान से सुनो, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा, ठीक है, जो भी पॉइंट होंगे,
ये सारे के सारे इस पॉइंट के लिए, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो इसके हर एक पॉइंट के लिए ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह काम कर रहा होगा और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इस पॉइंट पे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ आएगा। सिमेट्रिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर की तरफ आएगा। इस फील्ड का फोर्स और इस फील्ड का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और हर एक पॉइंट पे ऐसा ही होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे पैरेलल इसके प्लेन में आने वाले फोर्सेस के कंपोनेंट कट जाएंगे और इसके डायरेक्शन में आने वाले ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, जो रिपल्सन को नेट फोर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये वाले कंपोनेंट सभी की तरफ सेम ही है, तो सीधे इंटीग्रेट हो सकता है। यहाँ पे हमें एक्स वैक्स कंपोनेंट भी नहीं लेने, क्योंकि हम एक्स वेरिएबल ले भी नहीं रहे हैं। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, इस पॉइंट पे सामने की तरफ अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इस पे डी क्यू अगर मैंने चार्ज ले लिया, ये डी क्यू चार्ज ले लिया, तो इस पे जो डी एफ लगेगा वो डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर आएगा इस बार। तो डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? के लैम्डा अपॉन में आर। भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, के लैम्डा बाई आर बनता है। और सिमेट्रिकली इधर की तरफ जो फोर्स आएगा इसको मैं परपेंडिकुलर बोल देता हूँ और इसको पैरेलल बोल देता हूँ, डी एफ पैरेलल। तो वो बन जाएगा ई परपेंडिकुलर था डी क्यू इंटू ई पैरेलल, और डी क्यू इंटू ई पैरेलल भी के लैम्डा अपॉन में आर ही है। और के लैम्डा बाई आर तो देखो कॉन्स्टेंट है ये, तो हमें सिर्फ डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे, नीचे की तरफ आएगा एक, उसकी वजह से नीचे की तरफ डी एफ परपेंडिकुलर आएगा सिर्फ सीधे, तो डी क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर वो बन जाएगा डी क्यू इंटू के लैम्डा अपॉन में आर सेम। और ये वाला पैरेलल कंपोनेंट देखो इसी तरफ आएगा जिस पर ऊपर के वाले एलिमेंट पे आ रहा था, जो कि आएगा डी क्यू इंटू ई पैरेलल, और ये बन जाएगा डी क्यू इंटू के लैम्डा अपॉन में आर। यानी कि मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएंगे, यानी कि इसके प्लेन में जो कंपोनेंट आएंगे, फोर्स इन द प्लेन ऑफ रिंग विल बिकम जीरो नेट फोर्स। समझ में आ गई बात? इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फोर्स नेट फोर्स ऑन द रिंग अलोंग द लेंथ ऑफ वायर या फिर रिंग का जो एक्सिस है उस अलोंग, ये तरफ जो फोर्स होंगे ये सारे के सारे ऐड होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डी एफ को ऐड कर दूंगा, तो जो एफ पैरेलल आएगा वो इंटीग्रेशन डी एफ पैरेलल से आ जाएगा और यही एफ नेट होगा। तो एफ नेट जो आएगा वो इंटीग्रेशन डी एफ पैरेलल, जो कि बन रहा है डी क्यू इंटू टू के लैम्डा बाई आर, डी क्यू इंटू के लैम्डा अपॉन में आर। इसको इंटीग्रेट करना है। इस इंटीग्रेशन में के लैम्डा बाई आर कॉन्स्टेंट है दोस्त, इंटीग्रेशन डी क्यू बनेगा सिर्फ और सिर्फ। और इंटीग्रेशन डी क्यू करेंगे तो हर एक एलिमेंट का डी क्यू ऐड होते होते पूरी रिंग के डी क्यू ऐड हो जाएंगे, तो पूरी रिंग का चार्ज आ जाएगा क्यू। तो इंटीग्रेशन डी क्यू जो भी बनेगा, इंटीग्रेशन डी क्यू वो बनेगा टोटल चार्ज क्यू। तो जो फोर्स आएगा वो के लैम्डा क्यू अपॉन में आर। इतना सा आसान एक्सप्रेशन बन जाएगा अगर हम थोड़ा सा अलग वे में सोल्व कर लेंगे। हम रिंग की वजह से वायर पे फोर्स ना निकाल के वायर की वजह से रिंग पे फोर्स निकाल लेंगे, तो इतना आसान एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ में आई ये बात? इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो देखो इरोडो का है, मैंने तुम्हें होमवर्क भी दिया था, तो आज भी होमवर्क है, तुमने कर लिया होगा। पहले भी होमवर्क दिया था जब सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, लैम्डा नोट कोस फाई। देखो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट कोस फाई है, तो उसके ऊपर सेंटर पे भी और एक्सिस पे मैंने तुम्हें बोला था कि एक्सिस पे सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे रिंग है पूरी, इस बार पूरी रिंग, हमने तो सेमी सर्कुलर के लिए भी करा था, ये तो कंप्लीट रिंग है। कंप्लीट रिंग पे लैम्डा नोट कोस थीटा के हिसाब से चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, तो ये तुम कर सकते हो, है ना? ये होमवर्क है तुम्हारा आज का। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, ये इसके आंसर्स हैं, तुम चाहो तो यहाँ से मैच करवा लेना, अदरवाइज तुम्हारे पास बुक होगी तुम वहाँ से भी देख सकते हो आंसर्स। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द होलो हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हेडिंग की तरह ही लिख सकते हो, इसको याद रख लेना इस एक्सप्रेशन को। ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड होलो हेमीस्फीयर
हेमिस्फेयर की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे। अब ध्यान से देखो कि एक हेमिस्फेयर बनाओ। एक हेमिस्फेयर कैसे बनाएंगे, एक स्फेयर बना लेते हैं, उसको आधा कट कर लेते हैं। ठीक है, ये हेमिस्फेयर बन गया। ऊपर वाला एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है मान लो, और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का ये इनको ज्वाइन करने वाले डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स हैं। डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स के सेंटर पे अगर मैं देखूंगा तो हमें यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है मान लो। ठीक है, इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही फील्ड आएगी, क्योंकि चारों तरफ से सिमेट्री है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल बाइसेक्टर के अलोंग फील्ड आएगी। तो ये जो फील्ड आएगी वो हमें बतानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी है। समझ में आई बात। अगर इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, ठीक है ना, और इसका सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि सरफेस होगा हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो सरफेस पे चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन में एरिया से होती है, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर की चार्ज डेंसिटी है। रेडियस इसकी आर है। तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो, जब हमने 11th क्लास में तुमने इसमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करा होगा, तो भी स्फेयर के अंदर क्या है कि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसमें रिंग मान मान करके इसको सोल्व कर लेते हैं कि भाई एक के ऊपर एक छोटी रेडियस की रिंग रखते जाओ तो ये स्फेयर बन जाता है, हेमिस्फेयर बन जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हमने ऐसा ही करा था कि ऐसे रिंग मान मान करके इसका हेमिस्फेयर निकाल सकते हैं, बाकी उसका तो टोटल में से आधा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो कि अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सेम वही मानना पड़ेगा कि भाई इसमें अलग अलग रेडियस की रिंग है, ऊपर जाते हैं छोटे छोटे रेडियस की, और उस रिंग के एक्सिस पे ये सेंटर वाला पॉइंट आएगा, हर एक रिंग के एक्सिस पे पॉइंट आएगा सेंटर, और उसकी डिस्टेंस लेकिन अलग अलग होगी रिंग से, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग की वजह से निकाल लूंगा और उसको इंटीग्रेट कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, इसको करने का तरीका क्या होगा। हम, क्योंकि हमें सर्कुलर आर्क पे सर्कुलर आर्क बनानी पड़ेगी, तो हम थीटा एंगल पे जा करके मान लेते हैं कि एक डी थीटा एंगल का सर्कुलर आर्क मान लिया मैंने। क्या मान लिया, डी थीटा एंगल का सर्कुलर आर्क, और वो सर्कुलर आर्क कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कुलर आर्क बनेगा। ठीक है, इस सर्कुलर आर्क पे सर्कुलर रिंग बनेगी ऊपर की तरफ ऐसे पूरी, ऊपर की तरफ ऐसे अंदर बंद होगी। इसी को बना देता हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ ये रिंग बन रही होगी, तो यहाँ पे ये चार्ज बनेगा, ये ऐसे सरफेस पे ऐसे चार्ज हो गया इस रिंग पे। इस रिंग के एक्सिस का ये पॉइंट है, रिंग का सेंटर ये है। इस रिंग के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये एक्स की तरह काम करेगा भाई, सेंटर से डिस्टेंस एक्स, और ये एक्स कितना बन जाएगा। देखो, अगर ये रेडियस आर है तो आर का, अगर ये थीटा कॉम्पोनेंट आर कोस थीटा तो ये बनेगा, और आर साइन थीटा ये बन जाएगा, तो ये आर साइन थीटा की तरह काम करेगा रिंग के लिए। और रिंग की जो रेडियस होगी वो ये होगी, ये रेडियस आर होगी। रेडियस आर क्या बन जाएगी, इस रेडियस का ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो आर कोस थीटा है, फिर बोलूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये आर कोस थीटा, रेडियस बन जाएगी इसकी आर कोस थीटा। ठीक है, अब इस रिंग पे अगर मैं चार डी क्यू लिखना चाहूँ तो डी क्यू बन जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। इसका डी ए क्या होगा, डी ए तो होगा, देखो रिंग बन रही है, इसका रिंग का सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू उसकी रिंग की जो विड्थ होगी ये वाली आर डी थीटा। ये सर्कुलर विड्थ जो है, ये सर्कुलर विड्थ जो डी एल बनूंगा मैं एक तरीके से, विड्थ इसकी ये आर डी थीटा बनेगी। तो इसका जो डी ए बनेगा सिग्मा इंटू इसकी लेंथ, तो 2 पाई आर इंटू इसकी विड्थ आर डी थीटा, 2 पाई आर इंटू डी एल लिख लूँ। अब इसमें वैल्यूज रख दूँ तो डी क्यू जो बन जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और आर की वैल्यू लिख दो आर कोस थीटा इंटू डी एल यानी कि आर डी थीटा। तो डी क्यू की जो वैल्यू निकल के आई चार्ज की वैल्यू, वो सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, ये डी क्यू निकल के आ गया कि चार्ज इतना होगा इस रिंग के ऊपर। इस रिंग की वजह से रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एलिमेंट, ये जो रिंग एलिमेंट हमने लिया उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो आएगी उसको डी ई बोल देता हूँ, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो वो डी ई निकल के आ जाएगी एक्सिस के अलोंग, और एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट पे इधर ही निकल के आएगी डी ई। तो वो डी ई लिख देता हूँ के डी क्यू एक्स, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला बनता है। और डी क्यू चार्ज होता है उस पर रिंग पे, तो इस पे रिंग का चार्ज लिख देंगे यहाँ पे के डी क्यू यानी कि सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा इंटू एक्स, एक्स को लिख देते वापस से आर साइन थीटा, अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर को तो लिख देंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर को लिख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि
रेडियस तो है आर कोस थीटा और एक्स है आर साइन थीटा, इसकी पावर 3/2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आने के बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो नीचे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो के टाइम्स सिग्मा इंटू 2 पाई, और ये आर स्क्वायर और आर मिलकर के ये आर क्यूब बन जाएगा, और ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आ गई बात। और नीचे जो बनेगा वो आर स्क्वायर की, देखो यहाँ से आर स्क्वायर बनेगा और आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कट गया है, आर की पावर 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पावर 3 से पावर 3 कट गया, के की वैल्यू भी रख देते हैं, तो ये डी ई बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं 2 सिग्मा अपॉन में, अच्छा इसके मल्टीप्लाई में ये भी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। अब ये 2 को रख लेते हैं कि ये 2 इस साइन थीटा कोस थीटा के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, साइन 2 थीटा। तो जो डी ई बनेगा वो 1 अपॉन में या फिर बोलो सिग्मा अपॉन में, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से, और इंटीग्रेट अगर इसको करेंगे तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ई निकालने के लिए इंटीग्रेशन डी ई करेंगे। और थीटा कहाँ से कहाँ तक, देखो रिंग एलिमेंट्स, पहला सबसे पहला रिंग एलिमेंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब मैं एंगल बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे पहुँच गया 90 डिग्री पे, तो सारे रिंग एलिमेंट आ चुके हैं, तो यानी कि इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 में होगा, यानी कि 90 डिग्री में। अब ध्यान से सुनो, ये वाला इंटीग्रेशन कितना बन सकता है, साइन और साइन 2 थीटा का ग्राफ बना करके देखो। साइन का जो ग्राफ होता है एक्स में y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ 0 से 90 डिग्री में सिर्फ इतना होता है। साइन एक्स अगर यहाँ पे ये देखूंगा तो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ऐसे ही चलता है 0 से 90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री के अंदर ये 1 पे पहुँचेगा, ठीक है। साइन का ग्राफ तो 1 पे पहुँचेगा 90 डिग्री पे जाते जाते, अगर ये 90 डिग्री है तो, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री है तो 2 थीटा 180 डिग्री पहुंच जाएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा इसका तो ये पूरा ग्राफ बन चुका होगा। समझ में आ गई बात, ये 1 तक मैच करेंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कुछ तो डिफरेंस है इसमें, समझ में आ गई बात। तो ये वाला एरिया में देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इस वाले में ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये दोनों एरिया इक्वल निकल के आते हैं। या फिर मैं बात करूं कि देखो अगर ये साइन थीटा होता तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 बनता, अब अगर साइन 2 थीटा कर रहा हूँ 0 से पाई/2 में, तो उसका साइन 2 थीटा के लिए पूरा लूप बन रहा है, पूरे लूप का तो एरिया 2 होना था, लेकिन 2 होने के साथ साथ ये ऐसे संकुचित भी तो हो गया, यानी कंप्रेस भी तो हो गया। अगर ये कंप्रेस हो गया है तो ये वाला पूरा लूप इसका एरिया 2 आता, ये कंप्रेस भी तो हो गया, कंप्रेस होने के बाद में बचा हुआ आधे इसका भी एरिया 1 बनेगा। तो या तो मैं इस सीधे, अगर मुझे वैल्यू याद है तो मैं इसकी वैल्यू 1 रख सकता हूँ, या फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और वैल्यू लिख लेंगे। तो ई बन जाएगा सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, और साइन का 2 थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ए एक्स प्लस बी की तरह होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स कोसेंट ए नीचे 2 डिवाइड में, और इसकी लिमिट रखी जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/2 की। अब इसमें लिख दो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में तो 2 है, और अपर लिमिट में बन जाएगा माइनस का कोस पाई, 2 इंटू पाई/2 कोस पाई, माइनस ऑफ माइनस का कोस 0। समझ में आ गई बात, एक माइनस तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, और एक कोस के साथ है ही। तो देखो ध्यान से, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी ये 4 एप्सिलॉन नॉट है, और इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ये कोस पाई -1 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ पे कोस 0 1 होता है, और ये -1 प्लस 1 बन जाएगा +1। तो 2 अपॉन में 2 कट जाएंगे, 1 + 1 2 बनेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगा सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हेमिस्फेयर के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगी। ये फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर वो सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट होगी। वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी, रेडियस ज़्यादा होगी तो अभी इस पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस ज़्यादा है तो चार्ज भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, मतलब आर से इंडिपेंडेंट किसी भी रेडियस का हेमिस्फीयर बना दो, अगर तुम सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रखते हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगी, ठीक है।
तो ये था यार आज का लेक्चर। हम इसी में कंसाइज करेंगे, यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और आगे हम फिर यूनिफॉर्म डिस्क वगैरह की और इनफाइनाइट शीट्स वगैरह की इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए अभी जो तुमने किया है उसमें से होमवर्क आज तो एक तो इरोडो का क्वेश्चन था ही, बाकी इसमें भी लिखा हुआ है कि एचसीवी के तुम ये क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क कर सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं जो कि अभी जो हमने पढ़ लिया टॉपिक्स उसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस जो हैं तुम कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस। तो ये एचसीवी के और इरोडो के ये क्वेश्चंस हैं 3.1 से लेकर 3.15 तक सारे, और 3.22 भी तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी इसमें रेंजेस लिखी हैं 1 to 34 इतना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक के रेंजेस लिखी हुई हैं, उन रेंजेस में सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा होमवर्क है। बाकी तुम कोई मटेरियल खुद से सोल्व कर रहे हो, उसका होमवर्क तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, तो वो तुम वहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके अलावा अगर तुम कोई बुक्स वगैरह सोल्व कर रहे हो इनमें से, तो वो उसका होमवर्क वहाँ पे तो ऑलरेडी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेटेड हैं, तो तुम वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है? तो यार अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब कुछ फ्री है। पूरा जो डाउट सेशन तुम्हारे डाउट ग्रुप पे होते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे 24/7 बच्चे आपस में डाउट से डिस्कस करते हैं, और मैं भी लाइव ऑडियो डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ में। कंप्लीटली सब कुछ फ्री है, तुम्हें पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पे क्लासेस की अपडेट्स वगैरह नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाते हैं जो क्लासेस के होते हैं। ठीक है? तो आज इतना ही यार, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।